Lecture number 18, Contract Act, Module 2, Contract of Agency. Now see, before proceeding further, last time we had completed up to the types or kinds of agents. So let us just have a recap of that and then we proceed further. What are kinds of agents? There are 6 kinds or types of agents. Number 1, a general agent. A general agent is a one who has authority to do all acts in ordinary course of trade or profession. Then number 2, special agent. स्पेशल एजेंट ऑल्सो नोन एज पर्टिकुलर एजेंट, किसी पर्टिकुलर काम के लिए उसको अपॉइंट किया हुआ होता है. देन थर्ड इज सब एजेंट. एजेंट जब किसी दूसरे एजेंट को एजेंट रखता है दैट बिकम्स सब एजेंट. देन फोर्थ इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, मतलब ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया एंड ही हैज़ गिवन अथॉरिटी टू बी दैट यू कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज एजेंट इन योर प्लेस. तो बी यूजिंग दैट अथॉरिटी अपॉइंट सी एज एजेंट, तो वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया. So he replaces B. Then co-agent. Co-agent, when 2 or more persons are appointed, they will be co-agent. And then 6th one is a mercantile agent, जिसमें फिर से 7 टाइप के एजेंट्स है. Agent who has authority to sell or buy goods or raise money on security of goods. तो उसके भी 6 टाइप्स है. mercantile agents, number 1 broker, number 2 factor, then number 3 commission agent, नंबर 4 ऑक्शनियर, ऑक्शन में जो होता है वो. द नंबर 5 इज़ द डेल क्रेडर एजेंट, नंबर 6 इज़ द बैंकर एंड 7 इज़ द इंडेंटिंग एजेंट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एजेंट. सो मर्केंटाइल एजेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, अराउंड 7. सो यहाँ तक हमने कवर किया था. नाउ वी गो फर्दर. एजेंट्स अथॉरिटी. नाउ सी व्हाट इज़ एन एजेंट्स अथॉरिटी. एजेंट्स कैपेसिटी टू बाइंड हिज प्रिंसिपल is what is called agent's authority. So agent जो प्रिंसिपल के लिए, now see basically agent का फंक्शन क्या है, एजेंट को क्यों अपॉइंट किया है, to do certain things on behalf of the principal. तो जो मैं कर सकता हूँ वही वो करेगा, instead of me, in my place, representing me. So he brings about contractual relationship between me, if I am the principal, वो मेरे और तीसरे आदमी के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट का, by using that power of agency. सो वही उसका अथॉरिटी है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज. नंबर 1 एक्सप्रेस, आइदर वर्ड स्पोकन और रिटन. तो मैं खुद मुंह से बोलता हूँ कि वो मेरा एजेंट है, या तो फिर एक प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो सकता है एजेंसी का, एंड दैट कैन बी इन रिटन फॉर्मेट ऑल्सो. देन सेकेंड इज इम्प्लाइड, मतलब सर्कमस्टेंसेस से आपको इवोक करना पड़ता है, इन्फर करना पड़ता है, वेयर दैट पर्सन सेज दैट येस ही इज़ माई एजेंट एंड आई डोंट कॉन्ट्रोवर्ट दैट स्टेटमेंट. मैं उसको अपोज नहीं करता हूँ, तो वो इम्प्लाइड हो गया. एंड थर्ड इज ऑस्टेंसिबल. ऑस्टेंसिबल व्हेन वन पर्सन हैज अलाउड अनदर टू एज्यूम अथॉरिटी ऑल्दो नॉट एक्चुअली गिवन. तो रियली नहीं होता है. ऑस्टेंसिबल मतलब छलावा, कि मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको बोलता है कि ये गाड़ी मेरी है, और आपने अभी तक देखा है कि उसका आरसी बुक, उसका पेपर सब मेरे नाम से, मेरे नाम पर रजिस्टर है. आंसर इज नो. सो आपको इंप्रेशन आता है दैट ये से गाड़ी इसकी हो सकती है. सो दैट इज ऑस्टेंसिबल. एक्चुअली मैं ओनर नहीं हूँ, कोई और ओनर है. सो ऑस्टेंसिबल मतलब छलावा जैसे होता है. इट्स अ काइंड ऑफ नॉट फ्रॉड, लेकिन एक गलत रिप्रेजेंटेशन भी नहीं बोल सकते उसको. समथिंग दैट इज शोन बाय वे, शो ऑफ, कि ये मेरा है, ये मेरी है, या मैं हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग. ऑस्टेंसिबल व्हेन वन पर्सन हैज अलाउड अनदर टू एज्यूम अथॉरिटी ऑल्दो नॉट एक्चुअली गिवन, because of which the third party is misled to believe that authority does exist. So authority दिया नहीं है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि yes दिया होगा या दिया हुआ है, ऐसे impression create किया जाता है. that is ostensible. Authority of agent is very small. Then agent while exercising authority can do everything lawful which are necessary for doing the act or business. सो ये उसका अथॉरिटी में आ गया. देन फर्दर इन केस ऑफ इमरजेंसी द एजेंट कैन डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस. तो जो प्रिंसिपल है जिसने मुझे अपॉइंट किया उसका नुकसान न हो जाए, इतना मैं खबरदारी ले सकता हूँ. ही कैन डू ऑल सच एक्ट्स फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड हैव बीन डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस. मतलब कैसे कि देखो, दूसरे का नुकसान में कैसे बचाना चाहिए, जैसे आई शुड थिंक दैट ये मेरा ही नुकसान हो जाएगा,
Now how I will protect myself? I have to use the same prudence, the same kind of intelligence और same kind of presence of mind कि ऐसा नहीं होना चाहिए उसका है ना नुकसान हो गया तो उसका है, मेरा क्या गया, हमारे बाप का क्या जाता है. दैट इज नॉट द थिंग. देन फर्दर नेक्स्ट सब टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. देखो जो भी चीज़ लॉ में अपॉइंट करते हो, अभी प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए. सो हुएवर अपॉइंट हैज़ ऑल्सो पावर्स टू डिसमिस या टर्मिनेट. जैसा भी देखो सर्विस पे जो ओनर है वो किसी को सर्विस पे रखता है, तो अगर पावर है सर्विस पे रखने का तो टर्मिनेट करने का भी पावर होता है. ही कैन टर्मिनेट द सर्विस ऑल्सो. टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी. एज क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड. टर्मिनेशन मीन्स रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट कम्स टू एन एंड. वो कट हो गया, रिलेशन खत्म हो गया. टर्मिनेशन कैन ऑकर इन टू वेज. उसके दो मोड से, दो मेथड से या दो तरीके हैं. नंबर 1 बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड नंबर 2 बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो एक्ट ऑफ पार्टी जहाँ पे आइदर एजेंट बोलता है कि मैं काम नहीं करूँगा या प्रिंसिपल बोलता है आगे से मेरे लिए काम मत करो. सो दैट टर्मिनेशन मोड इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. तो वो दो में से कोई एक कर रहा है. एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जब भी लॉ ही बोलेगा कि येस नाउ इट कम्स टू एन एंड. सो नाउ लेट अस सी मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. Number 1, act of parties. Act of parties is again further divided into 3 types. Act of parties is further divided into 3 types. A, by mutual agreement. तो दोनों ने एग्री किया दैट आगे से नहीं रहेगा. Then B, by revocation of authority by the principal. अभी अगर मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, so I can always terminate. And thirdly, by renunciation of agency by the agent. तो एजेंट खुद ही बोलता है आगे से मुझे काम नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बी योर एजेंट फॉर वट एवर रीजन, दैट इज इमटेरियल. सो लेट अस सी फर्स्ट टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. ए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड इफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट म्यूचुअली एग्री दैट ओके कम टू एन एंड, नहीं चाहिए. देन बी, बाय रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल. रिवोकेशन मीन्स टू विड्रॉ. द प्रिंसिपल मे रिवोक अथॉरिटी बिफोर इट इज एक्सरसाइज. तो एजेंट करके मैंने बी को अपॉइंट किया है, लेकिन बिफोर ही यूजेस दैट अथॉरिटी मैं तभी डिसाइड करता हूँ कि नहीं चाहिए एंड यू रिवोक दैट. तो रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन. लेकिन अगर समझो एजेंट का कुछ नुकसान होता है बिकॉज ऑफ दैट, तो शायद उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा. इंडेमनिटी क्या होता है, हमने मॉड्यूल 2 में ही देखा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दैट इफ एनी लॉस हैपन्स टू अदर पार्टी बिकॉज ऑफ एज कॉन्डक्ट, मतलब मेरे कॉन्डक्ट से या किसी और के कॉन्डक्ट से, तो उसका नुकसान मैं भर के दूंगा. तो यहाँ पे मेरे वजह से हो रहा है तो मैं नुकसान भर के दूंगा. देन बाय रिन्यूंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय द एजेंट. रिन्यूंसिएशन मीन्स टू गिव अप, छोड़ देने का, हो गया अभी नहीं चाहिए. द एजेंट ऑल्सो हैज अ राइट टू रिनाउंस बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस. तो उसने खाली नोटिस देना चाहिए दैट अभी आज क्या 19 अक्टूबर चल रहा है तारीख, 30 अक्टूबर से मैं नहीं करूँगा. तो फ्रॉम 31 अक्टूबर आई विल नॉट बी. लेकिन नोटिस एडवांस में होना चाहिए. और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है तो नोटिस भी रिटर्न होना चाहिए. अदरवाइज ओरल है तो ओरल चलता है, बट आइडियली लीगली मेरे हिसाब से बीइंग अ लॉयर आई विल ऑलवेज से कि राइटिंग में रखो तो ब्लैक एंड वाइट एविडेंस क्रिएट हो जाता है. नाउअडेज वेरी इजी, जस्ट एक ईमेल डाल दो, एक स्टेप और आगे जाओ, व्हाट्सएप दे दो, व्हाट्सएप पे ये कर दो. ओके, सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ टर्मिनेशन एजेंसी बाय एक्ट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. नंबर 1 by mutual agreement, number 2 by revocation of authority by the principal, and number 3 renunciation of agency by the agent. So पहले इसमें क्या कर रहा है, म्यूचुअल मतलब दोनों एग्री कर रहे हैं नहीं चाहिए. सेकेंड मोड में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल टर्मिनेट कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए. एंड थर्ड क्या हो रहा है, एजेंट को भी सिमिलर राइट्स. सो इवन एजेंट कैन डू दैट कि आगे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज व्हेन इट कम्स टू बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. Then termination of agency by operation of law, second mode. On completion of business of agency, उसके भी 6 मोड्स है, 7 मोड्स है rather. How a termination of agency
कैन हैपन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से ही हो जाएगा। नंबर 1 ए ले लो, नंबर 1 से अच्छा ए, ऑन कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो अगर एजेंसी का बिजनेस खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दैट कम्स टू एन एंड when the business of agency is completed. Then B, on death oblique or becoming of unsound mind, an agency is automatically terminated when the principal or agent dies or becomes of unsound mind. अनसाउंड माइंड का हो गया है, डेथ हो गई तो क्या हो गया, सी एजेंसी क्या है, एक पावर है जो डेलीगेट किया गया है और ए बी को अपॉइंट करा है, तो अगर ए की मौत हो गई तो एजेंसी खत्म हो गई, और जिसको एजेंट अपॉइंट किया बी उसकी भी मौत हो गई तो भी दैट विल कम टू एन एंड। या दोनों में से एक कोई भी अनसाउंड माइंड का हो गया, दैट यू नो इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। देन सी, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। नाउ सी what are the qualifications for contract? कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? नंबर 1 पर्सन हु इज़ अ मेजर, नंबर 2 अ पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, एंड नंबर 3 हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो डिस्क्वालीफाई हो गया। सो इफ प्रिंसिपल बिकम्स इंसॉल्वेंट तो एजेंसी विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड, इट विल बी टर्मिनेटेड। एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन द प्रिंसिपल बिकम्स इंसॉल्वेंट, when the principal becomes insolvent. An insolvent person is incompetent to enter into a contract. तो बाद में भी अगर हो गया तो भी वो subsequently void हो जाता है, so that will act as a automatic termination. Then next, on expiry of a fixed period, D, expiry of fixed period. कभी कभी क्या होता है ना, एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए होती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। जैसे वारंटी होती है ना, अभी हमको नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी स्टार्टिंग सिविल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें वारंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वारंटी 1 साल की होती है तो ख़त्म हो गया, एक्सपायरी हो गया। कोई चीज़ होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है या कुछ लाइसेंस का वैलिडिटी होता है, दैट इज़ ऑलवेज अप टू सर्टन पॉइंट, उसका एक्सपायरी डेट फिक्स होता है, वो तारीख के बाद दूसरे दिन ख़त्म। ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड, एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन द फिक्स टर्म ऑफ एजेंसी एक्सपायर्स। एक्सपायर मतलब ख़त्म हो गया, इवन दो द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। तो अगर बिजनेस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ही तारीख तक, ये तारीख तक रहेगा, दैट विल उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। देन ई, दैट इज 5th वन, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन द फिक्स्ड टर्म ऑफ एजेंसी एक्सपायर्स, on destruction of the subject matter. An agency is automatically terminated when the subject matter of the contract ceases to exist. तो जिस चीज़ के लिए एजेंसी बनी थी वही अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। देन एफ, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। अगर प्रिंसिपल या एजेंट कंपनी है, नाउ सी when it comes to company we will be doing in our next semester, company is a person, law उसको person समझती है, and under law there are 2 types of persons. एक होता है natural person like you and me, who takes birth, who lives his life, achieves something, loses something, and one fine day after living his life, good, bad, worse, whatever, he will die. I have taken birth, I will die. You have taken birth, you will die sometime. कभी ना कभी वो पक्का है। डेथ इज़ अ वेरी सर्टन इवेंट जो हर एक की ज़िंदगी में होती है, एंड वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नाउ सी दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ नेचुरल पर्सन। लेकिन जो अननेचुरल पर्सन होता है, जिसको आर्टिफिशियल या अननेचुरल बोलो, सो सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन अंडर लॉ। तो कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई तो लॉ ऐसे मानता है दैट इट इज़ अ सेपरेट पर्सन। सो देखो उसमें कैसे होता है, इफ़ द पर्सन अपॉइंटिंग एन एजेंट, तो प्रिंसिपल इज अ कंपनी, या जिसको एजेंट अपॉइंट किया वो कंपनी है, तो क्या होगा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन द प्रिंसिपल और एजेंट इज अ कंपनी एंड द कंपनी इज डिसॉल्व। अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग की मौत हो जाती है, वैसे ही कंपनी की कोई फिक्स पीरियड नहीं होती है, इट इज स्टिल परपेचुइटी। एंड कंपनी ख़त्म कभी होती है, जब भी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। तो एक लीगल प्रोसीजर है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो करना पड़ता है
एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है. दैट लेट अस सी हाउ मच वी कैन डू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. Then G, that is the last one, on principle becoming an alien army. An agency is automatically terminated when the principal and agent are citizens of two different countries and a war breaks out between these two countries. अभी देखो चाइना के साथ अभी तक हमारा वॉर हुआ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कई बार वॉर हुआ है. तो पाकिस्तान में अगर कोई एजेंट होगा एंड एजेंसी का बिजनेस चलता है वेयर दैट पर्सन इज डिस्चार्जिंग ड्यूटीज एज एन एजेंट, और अगर वॉर ब्रेकआउट हो गया तो ऑटोमेटिकली दे बिकम एलियन एनिमी. एलियन मीन्स व्हाट, हु डजंट बिलोंग्स टू योर कंट्री. तो एलियन हो गया. और अगर वो अभी समझो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन चालू है, अभी आज ही कोई सोल्जर को पकड़ा है बॉर्डर पे, और दिस थिंग्स डू हैपन. उन्होंने भी कुछ लोगों को उठाया था, थोड़ा फायरिंग हुआ था, कुछ डेथ्स हुई थी इस तरफ भी और उस तरफ भी. सो वी आर इन टेंशन. अगर वॉर ब्रेकआउट हो गया तो अगर कोई कंपनी है जो यहाँ पे बैठी है या वहाँ पे बैठी है एंड दे आर वर्किंग एज प्रिंसिपल एंड एजेंट, दैट विल कम टू एन एंड. सो दीज आर द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. आई जस्ट रीड दैट अगेन. टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ए, ऑन कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, तो बिजनेस ही कंप्लीट हो गया. बी, ऑन डेथ और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अगर एजेंट या ये अनसाउंड माइंड का हो गया, प्रिंसिपल है एजेंट, तो दैट विल वर्क, दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ द ऑटोमेटिक टर्मिनेशन. देन सी, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहा है वही अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा. एजेंट अगर इंसॉल्वेंट हो गया दैट विल नॉट अफेक्ट द एजेंसी, बिकॉज एजेंट खुद के लिए काम करता है नहीं है, एजेंट किसके लिए काम कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए. सो हिज इंसॉल्वेंसी मैटर्स. कोई इंसॉल्वेंट एजेंट रह सकता है, दैट इज नॉट अ डिफिकल्टी एट ऑल. देन डी, ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड, तो एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए तो टाइम खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड इन लॉ एज इफ्लक्स ऑफ टाइम, खत्म हो गया बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम. देन ऑन ई, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो एजेंसी क्या रहेगा. देन एफ, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, तो अगर कंपनी एजेंट या प्रिंसिपल है एंड दैट गोज इनटू डिसोल्यूशन, दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. एंड लास्टली जी, ऑन प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी, तो जहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल दो अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं एंड देयर इज अ वॉर विच ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्री, दैट विल वर्क और इफेक्ट एज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. देन और एक छोटा सा टर्म है एंड द एजेंसी इज डन. इररिवोकेबल एजेंसी. इररिवोकेबल मतलब जो आप वापस नहीं ले सकते हो, जो कैंसिल नहीं कर सकते हो. द टर्म इररिवोकेबल एजेंसी मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी entered cannot be revoked by the principal. The circumstances where the agency is irrevocable are, तीन circumstances होते हैं. Number one, the agency is coupled with interest. Where agent has some interest in the subject matter of the agency is irrevocable. It cannot be terminated during the subsistence of interest. तो अगर एजेंट का भी कुछ स्टेक है वो एजेंसी में, तो दैट कैन बी डन. देन सेकंड, वेयर एजेंट हैड पार्शियली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी, तो एक बार एक्सरसाइज की अथॉरिटी तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है. वेयर द एजेंट हैज ऑलरेडी एक्सरसाइज सम अथॉरिटी, द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द एजेंट्स अथॉरिटी फॉर एक्ट्स विच आर ऑलरेडी डन. द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑलरेडी डन. तो अभी देखो एक बार एक्ट कर लिया एंड एजेंट किसके लिए फंक्शन कर रहा है, फॉर द प्रिंसिपल. सो वंस दैट एक्ट्स आर डन, बाद में आप उसका हाथ ऊपर नहीं कर सकते हो. देन थर्ड, वेयर एजेंट हैज इंकर्ड अ पर्सनल लाइबिलिटी. इन केस वेयर द एजेंट हैज इंकर्ड अ पर्सनल लाइबिलिटी, द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द एजेंट्स अथॉरिटी. तो खाली ये तीन सिचुएशन है जहाँ पे इररिवोकेबल मतलब रिवोक नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता है. वेयर एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट. देन नंबर टू, where the agent has partly exercised his authority, and number three, where the agent has incurred a personal liability. So this is about agency. So just एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं and then we will proceed. I will discuss certain concepts of module 3 and then next lecture we will continue sale of goods act.
The person who employs another to represent himself in dealings with third party is called as principal. The person who represents the principal is agent. So agent खुद के लिए काम नहीं करता है, agent principal के लिए काम करता है. Then there are 6 types of agents. Number 1 general, number 2 special agent, number 3 sub agent, number 4 substituted agent, number 5 co-agents and number 6 mercantile agents. Mercantile agents में भी types मैंने आपको बताया था. Number 1 broker, number 2 factor, number 3 commission agent, number 4 auctioneer जो नीलामी करने को जाते हैं वो, then number 5 del trader agent and number 6 banker and number 7 indenting 7 है sorry. So banker and indenting एक बार फिर से लिस्ट पढ़ देता हूँ. Number 1 broker, number 2 factor, number 3 commission agent, number 4 auctioneer, number 5 del trader agent, number 6 banker and number 7 indenting agents. So that is about agency का. So second module is complete. Then exam point of view, define agency and what are the types of agents or kinds of agents. Then define agency, what is meant by agency by ratification, and state the conditions of valid ratification. Then define agency, explain the various ways by which a agency can be created or arise. Then describe various modes of termination of agency. So agency terminate कैसे होता है वो. Ideally these should be the questions, and at the end let us see how things go. I will give a separate question bank also. लेकिन ये हर एक टॉपिक जैसे खत्म होता है मॉड्यूल, I will always give you the questions. Okay. So this is about the module 2 contract of agency. Now going to module 3, just let's have a introduction. See, जो प्रॉपर्टी होती है ना वो 2 टाइप की होती है. एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो मतलब कैसे लैंडेड प्रॉपर्टी होती है ना, फ्लैट है, लैंड है, बिल्डिंग है, विच कैनॉट बी मूव्ड, तो वो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में सब मूवेबल्स आते हैं. एनीथिंग कम्स अंडर द मूवेबल कैटेगरी. ज्वेलरी, व्हीकल्स, या समझो घर में जो रखी हुई चीज़ें हैं जो कुछ वैल्यू की है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है. विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ सी, बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ, लेकिन गुड्स अभी आप देखो, गुड्स जो होते हैं ना, दोज कम अंडर द कैटेगरी मूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल अप्लाई. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है. एंड इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है. सो यू बाय एनी गुड्स दैट विल कम अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, देन पेरिशेबल गुड्स जो हमको प्रोविजन वगैरह डेली का लगता है वो भी गुड्स के अंडर आएगा. एंड इवन व्हीकल्स वगैरह वो सब गुड्स के अंडर ही आता है. सो जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अभी देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होता है. सो वी आर नाउ डूइंग अ डिफरेंट एक्ट. यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल. अनडाउटेडली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन यहाँ पे स्पेशली सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल. सो नाउ सी, उसमें 2 टर्म्स हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे, बायर एंड सेलर. बायर एंड सेलर कौन होता है? जो गुड्स बाय कर रहा है वो बायर, और गुड्स जो बेच रहा है वो सेलर. सो दीज 2 पार्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायर एंड सेलर. बायर अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय, कि मैं लूँगा या प्रॉमिस देता है येस आई विल बाय. एंड सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल. ओके, ये ले लो, बेच दिया, या हाँ ठीक है कल आओ कल बेचूंगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. नाउ सी, व्हेन इट कम्स टू गुड्स, the definition of goods is very very important, which we will be doing in next lecture. Only one thing to understand, कि
कैश छोड़ के हर एक चीज़ गुड्स होती है. पैसा, कैश जो करेंसी होती है ना, वो छोड़ के जो मूवेबल कैटेगरी में आते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड्स. एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो है. देन सी टाइप्स ऑफ गुड्स है आगे जाके, एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, एंड देन व्हाट आर द रूल्स एंड ऑल, दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.